Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. That the Mukti Bahini was at the forefront when the Pakistani High Command in the east threw in the towel. Dhaka is now the free capital of a free country. Hi guys, my name is Shubham and here we are with another interesting topic for you. This December, we mark the 50th anniversary of independence of Bangladesh as well as the Bangladesh Liberation War. राइट बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग लेवल पे लोगों ने अपने अपने पॉलिटिकल लीडर्स को याद किया कि हमने ये किया, हमने वो किया, एंड अल्टीमेटली आई रियलाइज कि दिस स्टोरी इज इनक्रेडिबल, राइट, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस स्टोरी विद यू गाइस, राइट। ओके, अब हमें पता है कि स्टोरी 71 की है, लेकिन जो उसकी भूमिका है, जो उसके लिए नींव का पत्थर है, जो नींव रखी गई है, वो अभी से नहीं थी, वो ब्रिटिशर्स ने पहले से ही कर दिया था। 1757, 1764, ये बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, इन्होंने बंगाल पे डायरेक्ट कब्जा जमा दिया किसका? ब्रिटिशर्स का। लेटर ऑन धीरे धीरे करके जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे बंगाल में अलग अलग लेवल पे अलग अलग चेंजेस आए। फिर जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थे वो आए। धीरे धीरे करके जो बंगाल की जनता थी वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, थोड़ा सा समझदार होती गई। अब आते हैं मॉडर्न 20th सेंचुरी में। 1905 बंगाल का पार्टीशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदूज एंड मुस्लिम, एंड उसके बाद से जो बंगाल के लोग थे वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। 1905-06 से इंडिया में जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और साथ में शुरू हुआ क्या? अपने लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसी एक नई एंटिटी का, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम पीपल की मेन वॉइस प्लेटफॉर्म बनी। कांग्रेस की लीडरशिप को एक एलीट क्लास लीडरशिप उस टाइम पे कहा जाता था। मुस्लिम लीग उस टाइम पे बंगाल रीजन के जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग थे, उनकी आवाज बनने का काम उसने शुरू किया। तो 1905-06 से ही बंगाल के लोगों की आवाज अब मेन प्लेटफॉर्म के थ्रू पॉलिटिक्स में आने लगी थी, है ना। इसके बाद 1906 का जो पर्टिकुलर टाइम था जब स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था एंड दूसरी चीजें हो रही थी, तो इन दोनों इवेंट ने बंगाल की पॉलिटिक्स को कमिंग 60-70 इयर्स के लिए रेगुलर इन्फ्लुएंस में रखा। हम समझते हैं किस तरीके से। 1906 से 1924 के बीच का अगर टाइम देखा जाए तो इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी का राइज देखा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोल लीडरशिप का एक्सेप्टेंस देखा जाता है, साथ में देखा जाता है किस तरीके से रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट और जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, जहां सबको इक्वल देखने की जो आइडियोलॉजी मार्क्स ने प्रपोज की थी, उन सब का इन्फ्लुएंस देखा जाता है। 1924 में उसी तरीके से हमारे पास एक लीडर है जिनका नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास, है ना। उन्होंने कहीं ना कहीं बंगाल के लिए एक बंगाल पैक्ट क्रिएट किया, जिससे एलीट क्लास, जिससे लोअर मिडिल क्लास, इन सब के बीच में सोशल हार्मोनी हो सके, एंड ही ट्राइड टू बिल्ड अ यूनाइटेड बंगाल। But again, the pact was rejected by both the main parties, the Muslim League and All India National Congress. उसके बाद यही पर्टिकुलर चीज उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने आगे बढ़ाई। 1937 में एक मूवमेंट चलाया गया, उस मूवमेंट का नाम था यूनाइटेड बंगाल मूवमेंट, और ये सीधे तौर पे उस समय आई जब इंडिया में पाकिस्तान, अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया, इसकी डिमांड बढ़ चुकी थी। तो यूनाइटेड बंगाल मूवमेंट ने इंडिया और पाकिस्तान से परे बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट, बंगाल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के फॉर्म में, अवे फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट, देखना शुरू किया। अगेन मूवमेंट धीरे धीरे करके बढ़ता रहा, लीडर्स चेंज होते रहे, इन्फ्लुएंसेस चेंज होते रहे। अल्टीमेटली 1947 जब ब्रिटिशर्स ने माउंटबेटन प्लान के साथ इंडिया का पार्टीशन तय किया, उस टाइम पे ये यूनाइटेड बंगाल मूवमेंट भी क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। और अब यूनाइटेड बंगाल मूवमेंट के खत्म होने के बाद ये मूवमेंट एक नया रूप लेना शुरू कर देता है। 1947 के बाद बहुत सारे यूथ थे जिन्होंने जो बंगाल का मुस्लिम लीग का एक्टिविटी थी
उन्होंने उस एक्टिविटी को एक सीक्रेट ग्रुप के फॉर्म में फॉर्म करके एक इंडिपेंडेंट बंगाल बांग्लादेश की डिमांड जो है अपने बीच में रखी। उनके एडमायरेशन के लिए पहले से ही कुछ लीडर बंगाल में थे। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी पहले से ही इंडिपेंडेंस की तरफ आगे जा चुके थे। नेताजी के फॉलोअर्स और बंगाल मुस्लिम लीग के जो एक्टिविस्ट थे, उनमें एक यंग कैरिस्मेटिक मैन जो है वो धीरे धीरे करके लीडरशिप की सीढ़ियां चढ़ता हुआ आपके सामने आता है और उसका नाम था मुजीबुर रहमान। अब मुजीबुर रहमान को शायद उस समय पता नहीं था कि उनके थॉट्स, उनके जो बोलने के तरीके थे, उनकी जो लीडरशिप थी, आगे चल के उन्हें बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर बना देगा। 1947 में पाकिस्तान के बनने के साथ पाकिस्तान के दो पार्ट थे। एक वेस्ट पाकिस्तान था जो आज का पाकिस्तान है, एक ईस्ट पाकिस्तान था जो आज का बांग्लादेश है। जिन्ना, एज वी नो, स्टबर्न जिन्ना डिसाइडेड टू मेक उर्दू अ नेशनल लैंग्वेज। तब जब पाकिस्तान, अगर पूरे यूनाइटेड पाकिस्तान की बात की जाए, उसमें 60% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो बांग्ला स्पीकिंग है। उर्दू में लोग तहजीब से चाय पीते थे, बंगाल में बांग्ला बोलने वाले चाय खाते थे। डिफरेंस यहीं से शुरू हुआ, है ना। और अब लड़ाई शुरू हो रही है धीरे धीरे करके बंगाल के इंपॉर्टेंस और ईस्टर्न पाकिस्तान के ऑटोनॉमी की तरफ जाने की जो प्रोसेस है उसमें। सबसे पहले 1948 में प्रोटेस्ट की गई ढाका में कि हमें बंगाल एक और नेशनल लैंग्वेज के फॉर्म में चाहिए। हम उर्दू नहीं बोलते, हम उर्दू ज्यादा नहीं समझते। कम ऑन, मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास मेंबर्स ज्यादा हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में। दैट मीन्स वो दो लैंग्वेज अफोर्ड कर पाना, सीखना, समझना, लिखना थोड़ा सा मुश्किल था। ऊपर से 47-48 से ही जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई पाकिस्तान में, वो कहीं ना कहीं एलीट क्लास को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई, बट उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज से जो एम्प्लॉयमेंट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ। साथ में कमिंग ईयर्स में धीरे धीरे ईस्टर्न पाकिस्तान की जो लीडरशिप, ईस्टर्न पाकिस्तान की बेहतरी डेवलपमेंट के लिए जो होने वाला एक्सपेंसेस था वो भी कम किया गया। ऑन द अदर हाफ वेस्टर्न पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान को लीडरशिप और एक्सपेंसेस के फॉर्म में बहुत सारी चीजें दी गई। तो 1948 में पहली प्रोटेस्ट हुई थी किस चीज के लिए, कि बांग्ला को नेशनल लैंग्वेज बनाना है। उसके बाद हम आते हैं 1952 में, जहां ढाका यूनिवर्सिटीज के कुछ स्टूडेंट जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें बांग्ला लैंग्वेज चाहिए, हमें बांग्ला लैंग्वेज चाहिए। वो मूवमेंट, वो प्रोटेस्ट थोड़ी वायलेंट हुई, फायरिंग हुई, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मारे गए। दिस वाज द फर्स्ट इवेंट इन मेकिंग ऑफ बांग्लादेश जब ये कहीं ना कहीं वायलेंट हुआ था। और ये जो चीजें थी, ये जो इवेंट था, वो यूथ में, मिडिल क्लास जो यूथ थी उसमें कहीं ना कहीं गुस्सा भर देता है कि हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें अगेंस्ट में वायलेंस ही मिलना है। फिर ये हुआ कि इलेक्शन आने वाले थे। इलेक्शन जब आने वाले थे उस दौरान जो बंगाल का यूथ था, जो बंगाल के एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जो बंगाल मुस्लिम लीग है उसमें कहीं ना कहीं एक पाकिस्तानी एलिमेंट, जो ईस्टर्न वेस्टर्न पाकिस्तान है उसका एलिमेंट आता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम जब वो ढाका यूनिवर्सिटी का काम हुआ था, तो उसके पहले ही 1949 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जो कि बंगाल मुस्लिम लीग के नाम से जानी जाती थी, उसे आवामी मुस्लिम लीग के नाम पे बना दी गई और आगे चल के वो सिर्फ और सिर्फ आवामी लीग के फॉर्म में जाने लगी, जिससे वो जो ईस्टर्न पाकिस्तान या पाकिस्तानी एलिमेंट है उसको खत्म किया जा सके। 1954 में हुए प्रोविंशियल इलेक्शन। ईस्टर्न पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां से जो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की पार्टीज है वो पूरी तरह से वाइप्ड आउट हो गई। जो लोकल पार्टीज हैं उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। तब ये बिल्कुल भी वेस्टर्न पाकिस्तान की लीडरशिप एंड स्पेशली आर्मी को पसंद नहीं आया। उन्होंने उस इलेक्शन को डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद जब ये कंटिन्यूस मूवमेंट चला धीरे से 56 में बंगाल में, ईस्टर्न पाकिस्तान में सॉरी, बंगला को एक लैंग्वेज का डेजिग्नेशन, नेशनल लैंग्वेज का डेजिग्नेशन मिला। बट स्टिल द शेख मुजीबुर रहमान, this youth, this guy who was the leader of Awami League and the activists who were demanding an independent Bangladesh, he started demanding the autonomy of the state. तो जब ये चीजें होना चालू हुई, वो प्रोटेस्ट थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रांग होना चालू हुई, लोगों के डिमांड स्ट्रांग होना चालू हुई। तो 1958 में फाइनली पाकिस्तान की तरफ से, वेस्टर्न पाकिस्तान की तरफ से, ईस्टर्न पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी सारी चीजें आर्मी को दे दिया गया। एंड जैसे ही आर्मी को दी गई, वहीं से कहानी जो है वो और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है और ज्यादा मजेदार हो जाती है। टू सप्रेस द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान और द कमिंग बांग्लादेश, राइट,
उसे सप्रेस करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने 1958 से 62 5 लॉन्ग ईयर्स ईस्टर्न पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा के रखा है। आप सब जानते हैं मार्शल लॉ का हिस्ट्री में मतलब क्या होता है। जब हमारे यहाँ जलियांवाला बाग हुआ था, उसके पहले आपने पंजाब और दिल्ली वाले रीजन में मार्शल लॉ लगाया था। यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपकी आवाज जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अगेंस्ट दबाई जा सके, उसके लिए आप मार्शल लॉ या रॉलेट एक्ट जैसी चीजों का यूज करते थे। सो 58 से 62 के बीच में जब मार्शल लॉ रहा, उस टाइम पे ये जो डिमांड थी वो धीरे धीरे करके एक चिंगारी के फॉर्म में सुलगती रही एंड अल्टीमेटली 62 से चीजें और ज्यादा वायलेंट और ज्यादा क्रिटिकल होना चालू हुई। मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान was accepted from Eastern Pakistan as their leader, as their founder. He was once in a newspaper, किसी ने बोला भी था he is going to be the Gandhi of Bangladesh, right? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, धीरे धीरे करके लीडरशिप जो है वो एक्सेप्ट होती जा रही थी एंड अल्टीमेटली वो जो प्रेशर बिल्ड हुआ लोगों के थ्रू, उसने फाइनली पाकिस्तान के लेजिस्लेशन को चैलेंज किया और इलेक्शन कराए जाने की बात की एंड दे एक्सेप्टेड इट वेल। 1970-71 का जो इलेक्शन होने वाला था, फ्रैंकली स्पीकिंग 47 से 71 के बीच में पहला फेयर इलेक्शन होने वाला था। कभी कोई डिक्टेटर, कभी कोई, कभी याया खान, कभी कुछ, ये सारी चीजें चलती रही। फाइनली इलेक्शन हुए। ईस्टर्न पाकिस्तान में जितनी सीट अलॉट की गई थी, अलोकेट की गई थी अवामी लीग की तरफ से अपने कैंडिडेट्स को, उनने सारी जीत ली एंड अब अवामी लीग के पास प्रॉपरली मेजॉरिटी थी कि इवन वेस्टर्न पाकिस्तान में चुनाव ना लड़ते हुए भी दैट गाय शेख मुजीबुर रहमान इज द लीडर ऑफ पाकिस्तान। बट व्हाट हैपेंड, दैट इज समथिंग क्रिटिकल, क्योंकि अगर ये होता तो बहुत कुछ चेंज हो चुका होता। व्हेन इलेक्शन The result was declared. Clear majority was declared. Pakistani army was not ready to surrender. power to a man who prefers provincial autonomy over the liberation of Kashmir. The very much reason for the existence of Pakistani army and its dictatorship and its dominance over legislation. तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? हम इलेक्शन को फेयर नहीं मानेंगे, हम शेख मुजीबुर रहमान को सप्रेस करने की बात करेंगे और हम उस इलेक्शन रिजल्ट को बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं देखेंगे कि वो फेयर है। हम शेख मुजीबुर रहमान से बात करेंगे कि वो ये चीजें कैंसिल आउट कर दें। शेख मुजीबुर रहमान बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जीता हूं, मुझे अब अपना काम करना है। एंड ऑन द अदर हाफ जो वेस्टर्न पाकिस्तान है, वहां भी मुस्लिम लीग की काफी बैंड बजी हुई थी। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं देखूं तो वहां पे एक नई पार्टी खड़ी हो गई, पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग, आर्मी, ये सारी चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम में थी। अनडाउटली जुल्फिकार अली भुट्टो was the rival, was the competitor of Sheikh Mujibur Rahman. But the change that occurs decided by people कि yes, we are demanding change, we demand development, we don't want such kind of thing कि 47, 48 भी लड़ो, तुम 65 भी लड़ो, फिर उसके बाद तुम अभी भी पैसा आर्मी में इसलिए दे रहे हो क्योंकि पड़ोस में किसी जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करना है, #कश्मीर, है ना। तो ये सारी चीजें थी। चेंज वॉज डिमांडेड, चेंज वॉज अकर्ड, बट यस दैट चेंज वाजंट एक्सेप्टेड बाय आर्मी। फाइनली उन्हें बंद करने की बात की गई। तो 26 मार्च को ये बात बोली गई। 27th of March 1971 Sheikh Mujibur Rahman declared the independence of Bangladesh from Pakistan. Then started the most cruel, most unethical operation run by any army, any nation's army in the modern history. The operation was known as Operation Searchlight. Right? This is the story about 1971. हमने पूरे का पूरा बेस तैयार कर लिया 1971 कैसे होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे what exactly happened in 1971 Operation Searchlight, how the refugee crisis between India and Bangladesh rises, and how India, Indira Gandhi, Sam Manekshaw, and independence of Bangladesh. Till then, have a great day ahead. If you like the video, please like, subscribe, comment, and share. Till then, have a great day ahead. मजे करें।